India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले पर कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। ईडी सीबीआई ने याचिका का किया विरोध। बचाव पक्ष ने कहा मिशेल बिना आदेश देश छोड़ नहीं जा सकते। शर्जील इमाम राजद्रोह मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती पर दिल्ली पुलिस को का नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट 26 मई को मामले पर करेगा सुनवाई। नवाब मलिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 15 मार्च को आएगा फैसला। हिरासत को नवाब ने बताया है अवैध। दूध गंगा और ममठ कुल में ठोस कचरे के डंप करने पर एनजीटी ने लगाया जम्मू कश्मीर सरकार पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी ने कहा कि अधिकारियों की है विफलता। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि लखीमपुर खीरी मामले के गवाह पर बीती रात हमला किया गया। भूषण ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। पिछले हफ्ते भी भूषण ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 11 मार्च को सूचीबद्ध करने की बात कही थी। भूषण ने कहा कि सुनवाई आज होनी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस की गलती के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिश्रा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मिश्रा को जमानत देते समय शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए सभी दिशा निर्देशों की अवहेलना की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट का 10 फरवरी का आदेश विकृत और कानून की नजर में अस्थिर है, क्योंकि इस मामले में राज्य द्वारा अदालत को कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं मिली है। यहां तक कि पीड़ितों को संबंधित सामग्री को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने से भी रोका गया, क्योंकि उनके वकील को 18 जनवरी को सुनवाई से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और अदालत के कर्मचारियों को बार बार कॉल करने से कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि प्रभावी सुनवाई की मांग वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक एसयूवी ने किसानों को कुचल दिया था। मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना के मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। केंद्र ने कहा कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल में कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। सजा पर चर्चा के लिए अब तक ना तो माल्या पेश हुए, ना उसकी तरफ से कोई वकील। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी खुद पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता, तो भी सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था।
उसे डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है। सजा पर चर्चा के लिए दोषी का पेश होना कानूनी जरूरत है, लेकिन माल्या कई बार मौका मिलने के बावजूद पेश नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रत्यर्पण की कानूनी कार्रवाई और इस लड़ाई के हार जाने के बावजूद माल्या कुछ कानूनी दावपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में बना हुआ है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। यूके की सरकार ने ना तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है, न इसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। उनकी सलाह पर ही माल्या को आखिरी मौका दिया गया था। न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर सीजेआई रमन्ना और 3 महिला सुप्रीम कोर्ट जजों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शीर्ष न्यायालय की 4 महिला न्यायाधीशों न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी के साथ सीजेआई एनवी रमन्ना शामिल हुए। I think we are still far away from the ensuring at least 50% reservation of women in our judiciary. The legal profession still remains male-dominated, with severe underrepresentation of women. We have been trying to do our best to correct this imbalance in our judicial system. After I assumed the office of the Chief Justice of India, we have so far filled 9 vacancies in the Supreme Court, out of which 3 vacancies are filled with women. वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस पीठ की महिला सदस्यों की विभिन्न उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि काफी संख्या में महिलाएं कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं ही आगे बढ़ पाती हैं। हमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। International Day of Women Judges is a potent symbol that will celebrate the accomplishments of women judges, provide a focal point to educate the public, and serve as an inspiration to young women who aspire to become judges. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हमारे प्रगतिशील सीजेआई की पहल पर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीजेआई ने एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट की 3 महिला न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। भविष्य में इन्हीं महिला जजों से ही पहली महिला सीजेआई बननी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। We have assembled today to observe the first International Day of Women Judges at the initiative of our progressive Chief Justice of India, who has the unique distinction of swearing in 3 women as judges of the Supreme Court of India on a single day, and out of whom one should become Chief Justice of India in future. जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं को शामिल करने से ये सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रतिक्रियाशाली, समावेशी और भागीदारी पूर्ण है। The goddess of justice is allegorical personification of moral force in judicial system. Though in female form, her attributes are a blindfold, a set of scales, and a sword. As we all know, the blindfold represents impartiality, the set of scales symbolizes equality, and the sword represents authority and enforcement of law, all in complete harmony with the cause of dispensation of justice. न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था और सदस्य राज्यों को इसके लिए आह्वान किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। मिशेल की याचिका का ईडी सीबीआई ने विरोध किया। 3,600 करोड़ रुपए का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है। सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए जेम्स ने कहा था कि जांच के उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने जांच में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को झटका दिया है। मिशेल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जमानत याचिका पिछले साल जुलाई में दायर की गई थी। जस्टिस मनोज ओहरे ने मिशेल के लिए एडवोकेट अल्जो के जोसेफ, सीबीआई के लिए एडवोकेट DP सिंह और ईडी के लिए ASG SV राजू को सुनने के बाद ये आदेश सुनाया। सीबीआई ने मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और वह भारत में नहीं रहता है। उसके भाग जाने का खतरा है। ये भी कहा गया कि उसने एक बिचौलिए के रूप में काम किया, घोटाले से संबंधित कुछ अनुबंधों के अनुसार धन प्राप्त किया और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मिशेल ने हेलीकॉप्टर्स की ऊंचाई कम करके लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में हस्तक्षेप किया। इसने मिशेल के वकील द्वारा किए गए दावों का खंडन किया कि उसे सभी आरोपों से इतालवी अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को गुमराह करने के लिए जमानत से इनकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मिशेल के वकील और तर्क दिया कि भारत में गहरी जड़ें नहीं होने का तथ्य केवल ट्रायल कोर्ट के लिए उसे जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मिशेल जांच में सहयोग करेगी। जोसेफ ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा विदेश मंत्रालय को कथित रूप से जारी एक पत्र भी रिकॉर्ड में रखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिशेल को अदालत की मंजूरी के बिना कोई यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल उनका पासपोर्ट सीबीआई की हिरासत में है। उन्होंने जमानत की कठोरता के संबंध में ईडी के दावे का भी खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि 2018 में संशोधित प्रावधान मिशेल पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दायर किया गया। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में हुए कथित अवैध लेन देन के लिए उन्हें बिचौलिया कहा जाता है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 556.262 बिलियन यूरो के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी 2010 को हुए सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो या लगभग 2,666 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो या करीब 225 करोड़ रुपए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोटेड दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड या डैम्पल को 2017 के मध्यस्थता सैंपल के अनुपालन में 31 मई तक 4600 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा है। अदालत ने कहा कि मध्यस्थता फैसले को 2017 को ही अंतिम रूप मिल गया। अब इसे कागजी फैसले के रूप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसीलिए डीएमआरसी के हलफनामे में जिक्र किए गए अलग अलग भागों में उपलब्ध अपने धन का या तो डाइवर्ट करके या लोन लेकर पैसों का भुगतान करें। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने एक फैसले में दर्ज किया कि डीएमआरसी के पास कुल 1,452 करोड़ रुपए हैं और उसे निर्देश दिया कि वह अपने वैधानिक खर्चों के लिए कुल राशि में से 628 करोड़ रुपए की राशि अलग रखे और शेष राशि DAMEPL को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान करे। शेष बकाया राशि के लिए अदालत ने डीएमआरसी को 2 महीने के भीतर 2 समान किश्तों में भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पहली किश्त का भुगतान इस साल 30 अप्रैल तक या उससे पहले किया जाएगा और दूसरी किस्त का भुगतान 31 मई को या उसके पहले किया जाएगा। 2008 में डीएमआरसी ने लाइन के डिजाइन, स्थापना, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव से संबंधित DAMEPL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। डीएमआरसी ने 2012 में
DAMEPL द्वारा इस आधार पर रियायत समझौते को समाप्त करने के बाद मध्यस्थता का आह्वान किया कि निर्माण में बताए गए दोषों को DMRC द्वारा निर्धारित 90 दिनों के भीतर ठीक नहीं किया गया था। रिलायंस इंफ्रा की अगुवाई वाली कंपनी ने अपनी याचिका में DMRC से करीब 8,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। DMRC द्वारा 14 फरवरी तक 1,678 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT की प्रिंसिपल बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार पर अवैध खनन को रोकने में विफलता, सीवेज के निर्वहन और दूध गंगा और ममतकुल नदी में ठोस कचरे को डंप करने के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राजा मुजफ्फर भट्ट आवेदक बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में जारी आदेश में कहा गया कि अधिकारियों की ओर से ये निष्क्रियता जल प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम भारत संघ और NGT के आदेशों के सीरीज में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रावधानों का उल्लंघन है। विशेष रूप से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना 3 अलग अलग मदों के तहत घटाया गया। कोर्ट ने कहा कि हम पाते हैं कि न तो ठोस कचरे की डंपिंग और न ही अनौपचारिक सीवेज के निर्वहन को रोका गया और न ही अवैध खनन को रोका गया। इसके अलावा न ही पुराने कचरे को साफ किया गया और इसके लिए वैधानिक समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। राज्य को 1 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। तीनों शीर्षों के तहत प्रत्येक को पर्यावरण की बहाली के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर को 3 महीने के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें रिपोर्ट सीवेज के साथ साथ मल कीचड़ के उपचार के लिए सुविधाओं की स्थिति, बाढ़ के मैदान की सुरक्षा, दूध गंगा और ममता कुल के किनारे से कचरे को उठाने का निर्देश देगी। आवेदकों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से अवैध खनन, सीवेज के निर्वहन और दूध गंगा और ममत कुल नदी में ठोस कचरे की डंपिंग को रोकने में विफलता है। उन्होंने आगे कहा कि सेब के बागों से बड़ी मात्रा में कीटनाशक नदी में बहाए गए और श्रीनगर नगर निगम की ओर से अन्य उल्लंघनों के साथ गंभीर उल्लंघन भी किया गया। पीठ ने कहा कि ये केवल कानून की अज्ञानता नहीं है बल्कि अधिकारियों की ओर से जिम्मेदारी की विफलता है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट 15 मार्च को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक द्वारा उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा। जस्टिस PB वराले और जस्टिस SM मोदक की बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि अगले हफ्ते मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को 20 लाख रुपए की राशि की एक संपत्ति खरीदी थी जो बाजार के मूल्य में कुल 3 करोड़ 54 लाख से कम थी। ईडी द्वारा जारी समन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने के बाद मलिक को 23 फरवरी को सुबह 7 बजे उनके आवास से कथित तौर पर पूछताछ के लिए उठाया गया था। 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद मलिक को गिरफ्तार किया गया और विशेष PMLA न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 8 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और अंततः मलिक को 21 मार्च 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। याचिका में मलिक ने ECIR गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अवैध और निरंतर नजरबंदी को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण और तत्काल रिहाई की रिट का हकदार बना दिया। उन्होंने विशेष PMLA न्यायाधीश के 23 फरवरी के आदेश को रद्द करने की भी मांग की, जिसके तहत उन्हें 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और बसपा अखिल भारतीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ लोक सेवक पर हमले के मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। मायावती के खिलाफ आरोप ये था कि उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित रूप से अपने कब्जे में मुद्रा बंडलों की जांच करने से रोका था और जब उन्होंने इसे गिनने की कोशिश की तो उनसे छीन लिया था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति S. सुनील दत्त यादव ने कहा कि ये भारतीय दंड संहिता के
तहत धारा 353 या लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के तहत अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह ये एक दावा है कि शिकायतकर्ता को करेंसी नोटों की गिनती करने से रोका गया था। शिकायत में एकमात्र दावा यह है कि करेंसी नोट बंडल को गिनने की अनुमति नहीं थी और अधिकारी के हाथों से छीन लिया गया था। वह अपने आप में, जो कि शिकायतकर्ता का संस्करण है, पर्याप्त नहीं होगा, भले ही उसे आईपीसी की धारा 353 के तहत परिकल्पित आपराधिक बल के रूप में स्वीकार किया जाए। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.